हेलो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर हम करेंगे बिल्कुल सिलेक्टेड करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट से बहुत कुछ होता है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हमें करना होता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जो स्वदेशी वैक्सीन तैयार की हैं उनके बारे में हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला है फ्रेंड्स सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरा है भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट ये एक फार्मा कंपनी है, यानी दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, और विश्व में लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर, पूरी दुनिया के अंदर टीके बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सीरम, जिसकी स्थापना हुई 1966 में। हेडक्वार्टर है पूना के अंदर। और इसके जो फाउंडर हैं साइरस पूनावाला, तो साइरस पूनावाला इसके फाउंडर हैं फ्रेंड्स सीरम इंस्टीट्यूट के। एक है भारत बायोटेक, जिसने बनाई, यहां पर आप देखें, कोवैक्सीन, ये बनाती है कोवैक्सीन, और सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है कोविशील्ड। तो ये दो जो है वैक्सीन भारत की तरफ से, जिनकी डिमांड विदेशों के अंदर भी जा रही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है कोविशील्ड और भारत बायोटेक बनाता है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने तो एक अमेरिका की फार्मा कंपनी है, उसके साथ भी यहाँ पर कोरोना के टाइम से ही पार्टनरशिप की थी दवाई बनाने के लिए। तो भारत बायोटेक 1996 हेडक्वार्टर है हैदराबाद, और भारत बायोटेक के जो फाउंडर हैं कृष्णा इल्ला, तो कृष्णा इल्ला इसके फाउंडर मेंबर हैं, सीईओ भी हैं। सीरम के साइरस पूनावाला और फाउंडर हैं। और फिलहाल अगर हम अभी की बात करें 2021 की, तो सीरम के जो सीईओ हैं अभी अदर पूनावाला। तो ये नाम याद रखना साथ में, अदर पूनावाला। अदर ये हिंदी में जो हमने यहाँ पर लिखा अदर पूनावाला। तो सीरम और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर, इनके सीईओ, इनके फाउंडर और इनके जो बनाने वाले हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये लार्जेस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर दवाइयों का सबसे बड़ा निर्माता है और अब एक्सपोर्ट भी पूरी दुनिया को हम कर रहे हैं। तो ये सीरम और भारत बायोटेक को आप जरूर याद रखना, फार्मा कंपनियां हैं दोनों ही। फिर फ्रेंड्स उसके बाद हमारा जो पॉइंट है विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? शांति निकेतन। और शांति निकेतन से आपको याद हो ये कौन से राज्य में है? भारत के पश्चिम बंगाल के अंदर। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस जो संस्थान को स्थापित किया और फिर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1951 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये भारत की ओल्डेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि ये बन गया था 1921 में। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो ये 1921 में स्थापित किया गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर 1951 में आज़ादी के बाद इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। इसको एक संस्थान के तौर पर गुरुजी ने यहाँ पर स्थापित किया था, लेकिन ये पूरा विश्व भारती विश्वविद्यालय बन चुका है। और इसके साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रहे कि पूरे भारत में ये एक मात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, मात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है, यानी विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसके जो चांसलर होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त पोस्ट के ऊपर होते हैं। यानी भारत का प्रधानमंत्री केवल विश्व भारती विश्वविद्यालय का ही चांसलर होता है। और जब इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए तो दिसंबर 2020 के अंदर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर एक संबोधन भी किया। साथ ही साथ उसी के
यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी स्थापना बहुत पहले हुई 1875 में। सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी के तौर पर नहीं, एक संस्थान के तौर पर इसको शुरू किया था। तो इसकी पिछले 100 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ के स्टाफ को संबोधित किया और एक स्टैम्प टिकट भी जारी किया। तो आप वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपको ये याद रखना पिछले 100 वर्ष, यानी किस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए भारत में 100 वर्ष हो गए हैं और किसकी पिछले 100 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में स्टैम्प टिकट जारी किया गया। तो स्टैम्प जारी किया गया, टिकट जारी किया गया, एक ही बात है। तो आप याद रखना विश्व भारती के चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी 100 वर्ष की उपलब्धियों के लिए टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। आगे देखिए दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे जनवरी के हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे हमारा 15 जनवरी। इस दिन को हम क्या मनाते हैं? भारत का सेना दिवस। और 14 जनवरी को क्या मनाते हैं? भूतपूर्व सैनिक दिवस। इन दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन दोनों की विशेषताएं जुड़ी हुई हैं एक ही व्यक्ति विशेष के साथ, और वो हमारे व्यक्ति विशेष हैं जनरल करियप्पा। आप जानते हैं कि जनरल करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ हैं, यानी भारत के पहले कमांडर इन चीफ, यानी हमारे भारत के पहले सेना प्रमुख रहे जनरल करियप्पा। तो 15 जनवरी 1949 को वो हमारे पहले कमांडर इन चीफ के तौर पर शपथ लेते हैं, बनते हैं। और उसके बाद फिर यानी अपना सेवा काल के बाद 14 जनवरी को वो अवकाश प्राप्त करते हैं। तो 15 जनवरी सेना दिवस भी जनरल करियप्पा, क्योंकि वो पद के ऊपर आते हैं। और उसके बाद फिर 14 जनवरी को वो अपने पद से अवकाश ग्रहण करते हैं, तो उसको क्या बनाते हैं हम? भूतपूर्व सैनिक दिवस। यानी 14 और 15 जनवरी और जो सेना के शौर्य से जुड़े हुए जो हमारे दिवस हैं, दोनों का संबंध किससे हैं? हमारे पहले कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा से है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों दिवस एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सेना के ही अंदर हमारे भारतीय जो हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भारत की पहली एक पिस्टल लॉन्च की है और उसका क्या नामकरण किया है? अस्मी। और अस्मी क्या है? 9mm पिस्टल है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? भारत की पहली स्वदेशी पिस्टल। तो ये भारत की पहली स्वदेशी पिस्टल है 9mm, जिसकी कीमत 50,000 से भी कम बताई गई है। तो DRDO की उपलब्धि है, पहली भारतीय जो है पिस्टल यहाँ पर बनाई गई। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही बनता है हमारा, DRDO के बारे में पूछा जा सकता है फिर, क्योंकि जनवरी में हमने किया था कि इसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 1958 हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। तो ये साथ के साथ हमें पता हो। दूसरे पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, एक मोटर कंपनी टेस्ला, ये भारत में अपना एक ऑफिस स्थापित करने जा रही है और वो पहला ऑफिस कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में इसका कार्यालय बनेगा। तो पहली बात हमें क्या पता हो? टेस्ला क्या है? एक मोटर कंपनी है और जिसके अभी CEO मानिए, प्रमुख मानिए, जो व्यक्ति बहुत खबरों में हैं वो हैं एलन मस्क। तो आप कमेंट करके बताना कि एलन मस्क टेस्ला के CEO के अलावा क्यों खबरों में हैं, किस कारण ये प्रसिद्ध आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको तो ये क्वेश्चन तो भी यहाँ याद रखना है कि टेस्ला का पहला ऑफिस कहाँ पर बनेगा? भारत के बेंगलुरु में, जहाँ पर हमारी एयर प्रदर्शनी भी अभी होने वाली है कुछ दिनों में। यानी जो हवा में हमारे जो लड़ाकू जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर जो वहाँ पर करतब दिखाएंगे, अंतरिक्ष का शहर बोलते हैं, तो वहीं पर इस मोटर कंपनी का पहला ऑफिस बनेगा।
एलन मस्क इसके अलावा क्यों प्रसिद्ध हैं, आप ये भी साथ में कमेंट करके बताना। तो अगला पॉइंट आप देखें, बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं हम इसमें फ्रेंड्स, कुछ इन्वायरमेंट का एक है, इको मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जो अभी विश्व में भी प्रसिद्ध रहे। इको मैन ऑफ इंडिया, इको का मतलब आप जानते हैं पर्यावरण हम कहते हैं, जो हमारा पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। तो भारत में इको मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो व्यक्ति हैं जीशन खान, और इनका संबंध है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के भोपाल से जीशन खान। ये इसलिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों क्योंकि इनको पिछले दिनों यूएन एनवायरमेंट हीरो सम्मान से नवाजा गया, यानी ईएनवी एनवायरमेंट, यूएन एनवायरमेंट हीरो के अवार्ड से या इस पोस्ट से, इस संबोधन से किसको सम्मानित किया गया, भारत के जीशन खान, जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, और इनको बोला जाता है इको मैन ऑफ इंडिया। काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अवार्ड जीतना एक कैटेगरी में, तो उस व्यक्ति के लिए, उस देश के लिए बहुत ही गर्व का पल होता है। साथ में आप देखें फ्रेंड्स, ये व्यक्ति क्यों प्रसिद्ध हैं। श्याम शरण नेगी, बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। श्याम शरण नेगी इसलिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, इनको बोला जाता है भारत के पहले मतदाता, भारत के पहले वोटर या मतदाता। ऐसा इसलिए है, साथ में आप इसके शब्द लगा लेना फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, और फिलहाल ये व्यक्ति जीवित हैं। और कहाँ से इनका संबंध है, ये क्यों अभी हाईलाइट में आए। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ निकाय इलेक्शन थे, निकाय चुनाव। निकाय चुनाव आप जानते हैं, जैसे हमारी जो लोकल बॉडी होती है गवर्नमेंट की, पंचायत है, नगर पालिका है, आप समझ गए होंगे, स्थानीय निकाय इनको बोल देते हैं। तो ये वहाँ पर भी वोट करने के लिए गए थे। इनकी एज अभी 103 वर्ष है। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले वोटर हैं, फिलहाल भारत में हैं, जीवित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल बन जाता है कि स्वतंत्र भारत में भी पहला वोट इन्होंने किया था। और आज भी हिमाचल के अंदर जब ये वोट देने के लिए निकलते हैं तो ये एक दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है कि लोकतंत्र में हमारी भागीदारी क्या है। तो श्याम शरण नेगी याद रखना, हिमाचल और भारत के पहले मतदाता। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट हम उठा लेते हैं अब अपने हरियाणा से। और हरियाणा में पिछले दिनों यानी जनवरी में क्या क्या प्रसिद्ध रहा वो आप देखें। एयर टैक्सी, भारत की पहली, ये हरियाणा की तो है ही, ये पूरे भारत की भी पहली है एयर टैक्सी। और किस योजना के तहत, उड़ान योजना। उड़ान योजना मतलब उड़े देश का आम नागरिक, इसको बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जब 2014 में सरकार आई थी तो आम आदमी के लिए वायु परिवहन को सुलभ करने के लिए एक योजना चलाई थी। और शिमला से दिल्ली उड़ान की पहली, यानी आप कह सकते हैं कि उड़ान योजना के तहत जो पहली उड़ान थी वो शिमला से दिल्ली थी। और हरियाणा में अब, यानी वो तो थी एक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये एयर टैक्सी है फ्रेंड्स। इसमें 4 लोगों की जगह है। उड़ान में क्या था कि प्लेन को रीजनल, यानी जो हमारे डोमेस्टिक रीजन है उसके अंदर एक कनेक्टिविटी बढ़ाना था। प्लेन का प्लेन के लिए ही उसके रूट बनाए गए थे, यानी प्लेन में जितने आम तौर पर पैसेंजर होते हैं उतने ही थे, लेकिन उसके क्षेत्रीय जो हैं रूट बनाए गए थे ताकि एक कनेक्टिविटी बढ़े। लेकिन एक टैक्सी जैसे हम हायर करते हैं कुछ 2-3 लोग, तो उस तरह का कुछ उड़ान योजना के तहत एक नई इम्प्रोवाइजेशन है, एक इनोवेशन है। तो इसमें 4 सीट हैं फ्रेंड्स। और दूसरी बात, इसकी जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर है। और ये हरियाणा में कहाँ से शुरू की गई, हिसार टू चंडीगढ़।
तो ये एक टैक्सी की तरह, जैसे हम टैक्सी हायर करते हैं तो उस तरह ये चलेगी। तो हिसार से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री ने ही इसका शुभारंभ किया वहाँ पर जा कर के। तो भारत की पहली एयर टैक्सी, उड़ान तो था कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, लेकिन उसी के अंदर ये एक इनोवेशन है। एयर टैक्सी भारत की पहली हरियाणा के अंदर शुरू की गई। तो याद रखना फ्रेंड्स। अब देखें हरियाणा का ही दूसरा पॉइंट। अब हरियाणा का जो हमारा ज़िला है फरीदाबाद, बहुत छोटा है लेकिन जनसंख्या में काफ़ी पॉपुलेटेड है। यानी एरिया में छोटा है, जनसंख्या में पॉपुलेटेड है, इंडस्ट्रियल हब है और हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पर प्रदूषण अपने चरम पर होता है, एनसीआर में पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या किया गया, क्लीन एयर टावर ये स्टार्ट किए गए। यानी कुछ टावर यहाँ पर लगाए गए हैं जो हवा को शुद्ध करेंगे। ये हरियाणा के अंदर ऐसी पहली शुरुआत है फरीदाबाद के अंदर। और ये जो टावर बनाए गए हैं फ्रेंड्स, इनके अंदर स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया गया है। और ये स्टेनलेस स्टील यानी इसके साथ कोऑपरेशन कौन कर रहा है इसको बनाने में, जो हमारी हरियाणा की पहली विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है पलवल के अंदर, वहाँ ये तकनीकी एक तरह का विश्वविद्यालय है विश्वकर्मा के नाम से, कौशल विश्वविद्यालय है। तो वहाँ से स्टेनलेस स्टील इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे टावर लगाए गए हैं फरीदाबाद के अंदर। तो याद रखना कि हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर हवा को शुद्ध करने के लिए एयर टावर लगाए जा रहे हैं, तो वो हमारा ज़िला है फरीदाबाद। अब देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा की ही एक और उपलब्धि जो विदेशों के अंदर काफ़ी चर्चा में है। अब नासा के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे हमारा इसरो है तो अमेरिका का नासा है, और आजकल तो दोनों का काफ़ी कंपटीशन है जिसमें हमारा इसरो कहीं कदम आगे है नासा से। इसको बोलते हैं नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी स्पेस की बात है, अंतरिक्ष की बात है। अब नासा ने एक अपने यहाँ सिग्नस नाम से स्पेस क्राफ्ट तैयार किया। सिग्नस स्पेस क्राफ्ट तैयार किया, लेकिन इसको तैयार करने के बाद इसको क्या नाम दिया, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्वर्गीय श्रीमती कल्पना चावला, जिनका संबंध आप जानते हैं हमारे हरियाणा के करनाल से है। तो आप याद रखना कि नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, सिग्नस एक कार्गो स्पेस क्राफ्ट उसने तैयार किया था, लेकिन उसको एक तरह से किसको डेडिकेट किया, किसको समर्पित किया, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला को। तो भारत के लिए, हरियाणा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी स्पेस क्राफ्ट का नाम हमारे भारतीय मूल के किसी वैज्ञानिक और बिल्कुल प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम से, यानी इसको डेडिकेट किया गया है। तो ये था नासा के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स, एक दो पॉइंट और हम यहाँ पर करें। हरियाणा में पुलिस उपस्थिति दिवस मनाया जाएगा हर महीने, लेकिन ये पहल क्यों की गई है, पुलिस उपस्थिति दिवस, ताकि लोगों को लगे कि पुलिस उनकी सहायता के लिए है, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस और आम जनता के बीच में जो दूरी है या उनके बीच में संवाद स्थापित करना है, ताकि लोगों को लगे कि पुलिस है, लोग क्राइम करने से डरें और दूसरे जो आम लोग हैं उनको एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि पुलिस हमारे साथ है, कानून का राज है। तो ऐसी कुछ भावनाओं को लेकर के पुलिस उपस्थिति दिवस हरियाणा के हर ज़िले में हर महीने मनाया जाया करेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये गृह मंत्रालय की एक शुरुआत है। अब एक दो अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट हम यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं, और वो चीज़ें हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संविधान से, यानी दोनों के संविधान की बात करें तो दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, क्योंकि हमारा संविधान इनके संविधानों से कहीं ना कहीं तो इम्प्रेस्ड है। तो
तो इनके संविधान में क्या बदलाव हो रहा है हमें थोड़ा सा उसका पता हो। अमेरिका के संविधान में तो 25वां संशोधन किया गया, और ये 25वां संशोधन किस विषय को लेकर के है? राष्ट्रपति की शक्तियों में संशोधन, यानी राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। और आप सभी जानते भी होंगे क्योंकि हम जुड़े रहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उनकी शक्तियों को या पूरी तरह से कि आगे इस तरह की घटना न घटे, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में संशोधन के लिए 25वां संविधान संशोधन लाया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं अमेरिका के जिनको एक कार्यकाल में 2 बार इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की कार्रवाई जिनके ऊपर शुरू की गई। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? प्रस्तावना में बदलाव किया, यानी इनके प्रस्तावना में एक माइनर सा चेंज है। और वो चेंज क्या है फ्रेंड्स? जैसे बोलते थे कि वी आर वन एंड टुगेदर, जो भी है, अब वन की जगह पे सिर्फ क्या किया गया? वी आर यंग एंड टुगेदर। तो वी आर वन के स्थान पर वी आर यंग, यानी हमारे मतलब का इतना ही काम है। यानी ये उसकी प्रेम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर एक चेंज है, वी आर वन के स्थान पर वी आर यंग। तो किसने बदलाव किया? ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने। अमेरिका के संविधान में 25वां संशोधन है, लेकिन इनके प्रस्तावना में सिर्फ एक शब्द, जैसे हमारे भारत की प्रस्तावना में एक ही अमेंडमेंट हुआ आज तक, जिसमें हमने 1976 में कई तरह की चीज़ें जोड़ी थी, यानी कुछ शब्द जोड़े थे, क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जनवरी 2021 में भारत में गणतंत्र दिवस पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ रहा, तो आप बताएंगे ऐसा कब कब कौन से वर्ष में हुआ है कि भारत में रिपब्लिक डे की परेड में कोई भी चीफ गेस्ट फॉरेनर न आया हो? तो ऐसा 2021 को मिला करके कितनी बार हो चुका है? तो यह आपके लिए प्रश्न है, साथ के साथ एक महत्वपूर्ण करंट्स भी है। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।